May I come in, sir? Please come in. Thank you, sir. प्रणाम मैम. प्रणाम सर. Please take your seat. थैंक यू सर. आपका नाम अंकिता है जी. और अंकिता, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम सभी लोग काफ़ी दूर दूर बैठे हुए हैं और हम सभी लोग वैक्सीनेटेड भी हैं. क्या आपने भी दोनों डोज ले लिए? जी सर. अच्छा, तो आप एक बार अपना मास्क हटा के अपनी पहचान करा दीजिए. जी. कंफर्टेबल हैं आप? जी सर. ठीक है, तो आप अपना परिचय दीजिए अंकिता. सर, मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और आईआईटी मद्रास से पीएचडी करके मैंने नागोया यूनिवर्सिटी में रिसर्च एसोसिएट के पद पे कार्य किया है और वहाँ पे मुझे अपने रिसर्च के लिए एनुअल यूरोपियन रेडियोलॉजी कॉन्फ्रेंस में बेस्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित भी किया गया. और वर्तमान में मैं एक 3 साल के बच्चे की माँ हूँ और गर्भवती स्त्रियों से संबंधित मुद्दों पर बातचीत करना पसंद करती हूँ और अपने आसपास उन महिलाओं को प्रेरित करती हूँ. अच्छा, तो जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने पीएचडी भी कर रखी है आईआईटी मद्रास से और आप जापान में भी रिसर्च कर रही थी. तो क्या फील्ड है आपका, क्या एरिया है रिसर्च का? सर, फिजिक्स है जी. और अगर और स्पेसिफाई करें उसमें? जी, सॉफ्ट कंडेंस्ड मैटर. अच्छा, तो फिर मेरे ख्याल से मतलब एक स्वाभाविक प्रश्न जो उठता है वो ये है कि जब आप रिसर्च में इतना आपने योगदान दिया है अभी तक और भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो क्या वजह है कि आप सिविल सर्विसेज में आना चाह रही हैं? जी सर, 2016 से पहले तक मेरा कोई इरादा नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन में आने का. लेकिन जब मैं अपने देश से बाहर गई तो मुझे लगा कि जो अनुभव और ज्ञान मैंने वहाँ पे उस स्टे के दौरान लोगों से इंटरेक्शन करके सीखा और देखा, मैं ग्रास रूट लेवल पे आकर के अपने लोगों के बीच में बांटना चाहती थी. इसीलिए 2018 में वापस मैंने इंडिया करके एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन करने का निर्णय लिया. तो आपको क्या लगता है कि भारत को आज की परिस्थिति में ज़्यादा साइंटिस्ट चाहिए या ज़्यादा सिविल सर्वेंट्स चाहिए? सर, दोनों ही चाहिए, दोनों में एक सामंजस्य होना लेकिन चाहिए. सिविल सर्वेंट तो देखिए एक जनरलिस्ट प्रोफेशन है, कोई भी बन सकता है. ठीक है, उसके लिए आपको पीएचडी होने की योग्यता तो चाहिए नहीं, लेकिन हर कोई साइंटिस्ट तो नहीं बन सकता. तो मेरे हिसाब से तो साइंटिस्ट बनना आज की डेट में ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके अंदर वो काबिलियत है, और तब आप शायद देश की सेवा और बेहतर रूप से कर सकते हैं. जी सर, इसका उत्तर मैं इस तरह से देना चाहूँगी कि आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में रोल प्ले कर रहा है. उदाहरण के तौर पे अभी हमने देखा कि और देख रहे हैं इस कोरोना पैंडेमिक के दौरान हाउ डिसीजन मेकिंग वाज इंटरट्वाइंड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो मैं यहाँ पर इन दोनों का समन्वय करके और संयोजन करके कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ से अपने सोसाइटी में डायरेक्टली इम्पैक्ट करना चाहती हूँ कम समय में. तो आपको ये नहीं लगता कि आपके सिविल सर्विसेज की फील्ड में आने से साइंस का नुकसान ज़्यादा है और सिविल सर्विसेज का फ़ायदा शायद उतना नहीं होगा जितना साइंस का नुकसान हो जाएगा? नहीं सर, इसे मैं इस तरह से देखूंगी कि दोनों ही फील्ड का फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जो मैंने वहाँ पे सीखा है, हमारे यहाँ जो रिसर्च और टेक्नोलॉजी लैब में डेवलप की जाती है, आम आदमियों तक उसकी पहुँच नहीं हो पाती है. अच्छा, बिहार के बारे में बस मुझे ये अभी के लिए मेरा ये आखिरी प्रश्न होगा आपसे कि बिहार में अभी लगातार एक कास्ट सेंसस की मांग हो रही है. कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बिहार में एकमत हैं कि एक कास्ट सेंसस होना चाहिए. आपका इस पर क्या विचार है और क्यों है? सर, मुझे लगता है कि इसके 2 पहलू हैं. एक तो यह है कि जो कास्ट बेस्ड सेंसस है उसकी जनगणना अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों ने रिजर्वेशन पॉजिटिव अफर्मेशन लाया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस समय 10 साल का प्रावधान रखा था और यह किया था कि जो पिछड़ी जातियां हैं उन्हें उसका लाभ मिले. मगर हो ये रहा है कि जो उन जातियों में भी जो ऊपर वाले या क्रीमी लेयर वाले हैं वो सारा लेकर के सारे बेनिफिट्स और सारी सुविधाएं ले जा रहे हैं. तो मुझे लगता है कि यह ज़रूर होना चाहिए ताकि हम उसको एलिमिनेट कर आपको लगता है सकें. ये कास्ट सेंसस जो आप बोल रहे हैं वो तो बेसिकली सब कैटेगराइजेशन वाली बात है, लेकिन यहाँ तो बात हो रही है कि कास्ट की मतलब जनगणना हो या कास्ट के बेसिस पे जनगणना हो, तो इसमें कुछ अंतर आपको समझ में आ रहा है? सर, जी, मैं समझ पा रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं. इसमें भी मैं यही कहूँगी कि कुछ जो जातियाँ हैं जो सोशियो इकोनॉमिक रूप से पिछड़ी हुई हैं और जिन्हें इन सारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. मगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसका तो गलत इसको लेकर इस्तेमाल. विरोध क्यों है, या
क्यों नहीं अभी तक किया गया है ये कास्ट सेंसस? सर कास्ट सेंसस किया गया है, कर्नाटका में भी किया गया है नहीं, और नेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ। 1931 में हुई है सर ये नहीं जातीय तो 1931 से अब तो 2022 है। जी, तो अगर एक ही बार हुई है तो उसको हम ये तो नहीं मानेंगे कि हाँ, एक बार हुई है तो जी सर, ठीक इसका है। दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि जो हमारे समाज में संतुलन या हार्मोनी बनी हुई है, कुछ लोग इसका डेटा का इस्तेमाल गलत तरीके से कर सकते हैं। ठीक है अंकिता, सर। अंकिता, नवादा से आप जो है मूल भूमि आपकी वहाँ पे है, जी। तो नवादा के बारे में कुछ इस तरह से बताइए कि हम नवादा को लेकर, उसकी पहचान को लेकर एक सकारात्मक दृष्टिकोण बना पाएँ, एक सकारात्मक सोच बना पाएँ। सर सबसे पहली चीज़ तो मैं कहना चाहूँगी वो हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की कर्मस्थली रहा है। वहाँ पे वो विनोबा भावे जी के साथ मिल कर के सुखदेवरा में सर्वोदय आश्रम वहाँ पे बैठ कर के वो अपनी रणनीतियाँ बनाते थे। और मेरा गाँव जिस ब्लॉक में पड़ता है, पकरी बरामा ब्लॉक में, वहाँ पर एक 53 कोठी 52 द्वार जगह है जो कि रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्लेस है। और वहीं पे बुधौली मठ है, जिसमें कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सभी वहाँ पे गए हैं। और वहाँ पे एक सरोवर है जिसमें कहा जाता है कि विश्व की सभी नदियों का पानी वहाँ पर ला करके एकत्रित किया गया है। जैसे नवादा में इतनी बढ़िया-बढ़िया चीज़ें आपने बताई मौजूद हैं, और ऐसा सरोवर जो कि अपने आप में अनोखा माना जाएगा कि सभी नदियों का जल वहाँ पर, और मान लिया सभी ना हो, कुछ का ही हो। जी। उसके बावजूद जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो नवादा का नाम कहीं नहीं आता है। यहाँ तक कि बिहार, जो कि वैसे भी पर्यटन में बहुत मजबूत नहीं दिखाई देता है, और बिहार में भी पर्यटक स्थलों की बात की जाती है तो नवादा नहीं। क्यों? सर सबसे महत्वपूर्ण है कनेक्टिविटी नहीं है। आज भी मेरे गाँव में जाने के लिए हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और दूसरा सर रख-रखाव, मेंटेनेंस नहीं हो पाने के कारण में इतने और सर एक चीज़ और ब्रांडिंग की कमी है। मतलब जैसे बिहार का ब्रांडिंग उस तरह से नेशनल लेवल पर हुआ नहीं है, तो जो एक छवि बनी हुई है, हमें उसे तोड़ने की ज़रूरत है। चलिए, बिहार की ये छवि टूटे, इसके लिए अगर आप ठोस सुझाव, मतलब एक सतही सुझाव की बात नहीं कर रहा हूँ, ठोस सुझाव देना है, तो आप कौन-कौन से सुझाव देंगी? सर मैं 3 बिंदुओं पर इसके बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले बाढ़ सर, अभी संजय कुमार झा जी ने भी, हमारे माननीय जल विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जब तक बाढ़ से हम नहीं निपट लेंगे, हम वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप करके हम इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पाएँगे। तो यह सबसे मूलभूत समस्या है। और दूसरी सर ये कि जैसे हमने बताया ब्रांडिंग वाला, वो इससे हो जाता है, माइग्रेशन होता है। तो जो हमारे बिहार से लोग बाहर जाते हैं, मज़दूर हैं या और इवन स्टूडेंट्स भी, तो लोगों के और जो राज्यों में छवि ये बनती है कि बिहार में कुछ है ही नहीं। तो ये इस फ्रंट पे मैं काम करना चाहूँगी कि माइग्रेशन कम से कम हो, स्कूल और विद्यालय लगाए जाएँ, ताकि बाहर से भी लोग देखने आएँ और उनको लगे कि अच्छा बिहार में ये डेवलपमेंट हो रहा है। तीसरा सर मैं टूरिज़्म के लिए करना चाहूँगी। टूरिज़्म इटसेल्फ ना वो माउथपीस बन करके लोगों में प्रचार कर सकता है। जब लोग आएँगे और देखेंगे तो वो खुद जाके बताएँगे कि बिहार में ये चीज़ें हैं, तो हमारी ब्रांडिंग और छवि और बेहतर हो पाएगी। चलिए, इसको लेकर सरकार के कुछ जो बिहार के डेवलपमेंट को लेकर प्रयास हैं, वो क्या-क्या हैं? सर कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। आज ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी टेक्सटाइल और लेदर की एक समिट आयोजित कर रहे हैं पटना में। और 7 निश्चय 2, जिसमें कि वो समावेशित विकास की बात करते हैं, जो कि इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। और तीसरी चीज़ जो प्रिविलेज्ड या महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूँगी कि वहाँ पे 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया और लोकल बॉडीज़ में 50%, तो उससे बहुत अंतर पड़ा है। चलिए, एक चीज़, चूँकि आप बिहार की रहने वाली हैं, तो उस क्रम में आपसे पूछ लेते हैं। नेपाल और चीन एक दूसरे के साथ संबंधों को देखें तो एक बेहतर संबंध विकसित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत के साथ कुछ विवाद की स्थितियां लगातार बनी हुई हैं। मान लीजिए भारत प्रयास तो कर रहा है कि अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखे, मान लीजिए किसी कारण से तनाव बढ़ जाता है और चीन और नेपाल के संबंध ज़्यादा मजबूत होते हैं, ऐसी दशा में भारत के लिए क्या क्या चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, और विशेषकर बिहार के लिए क्या चुनौतियाँ उत्पन्न होंगी? जी सर, 3 प्रमुख क्षेत्रों में हमारे समक्ष चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। पहले प्रश्न का जवाब मैं इस तरह से देना चाहूँगी कि जो
हमारे बिहार के समीपवर्ती ज़िले हैं, नेपाल अभी तक जब हमसे संबंध अच्छा रखता है तो वो एक बफर स्टेट की तरह कार्य करता है। तो हमारी चीन से जो बाउंड्रीज़ हैं वो सीधे डायरेक्ट नहीं साझा होती हैं, लेकिन यदि उनके संबंध मजबूत हो जाते हैं तो संभवतः चीन अपनी मिलिट्री बेस नेपाल में बनाना चाहेगा, और इसका मतलब ये हुआ कि चाइना हमारे बॉर्डर पर सीधे से आके बैठ गया। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। और यदि देखा जाए तो भारत में बिहार का स्पेशली और नेपाल का कहते हैं कि रोटी बेटी का संबंध है, तो उस पर भी कहीं न कहीं एक प्रभाव पड़ेगा जो कि हमारे सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन को दिखाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। अंकिता, आप नागो